हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। भारत में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। पहले एशियाई खेल, स्थान नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। तारीख 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक पहले एशियाई खेल भारत में आयोजित किए गए। हमें याद रखना है वर्ष 1951। वर्ष 1951 में एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम भारत में किया गया। क्लियर है? उद्घाटन उद्घाटन किया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ से हमें याद हो जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थान, वेन्यू, कहाँ आयोजित किया गया था? नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि नेशनल स्टेडियम कहाँ है। पूछ सकता है एग्जाम में कि नेशनल स्टेडियम कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है। पहले एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्लियर है? स्लोगन, पहले एशियाई खेल का स्लोगन क्या रखा गया? एवर ऑनवर्ड, सदैव आगे। पदक तालिका की बात करें तो भारत ने सर्वाधिक 51 पदक, 15 स्वर्ण जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। हाल ही में बात करें तो 2023 में एशियन गेम्स हुए थे। 2022 एशियन गेम्स को 2023 में कंडक्ट कराया गया। क्यों? विलंब से आयोजित होने का कारण क्या था? कोविड-19 महामारी के कारण 2023 में 2022 एशियन गेम्स हुए। कहाँ हुए थे? हांगझोउ, चीन में हुए थे। क्लियर है? अभी 2026 में जो एशियन गेम्स होने हैं वो कहाँ पर होने हैं? आईची नागोया, जापान। आईची नागोया, जापान में 2026 एशियन गेम्स होना प्रस्तावित है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? सिंपल दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 2022 में से गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सभी को याद होगा, 1869। 1869 को माइनस कर देना है। 12 में से 9 गए 3, 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 5। ठीक है, यहाँ पर 153वीं जयंती मनाई गई। सिंपल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 153वीं जयंती मनाई गई। जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी जी का? 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म स्थान कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिता करमचंद गांधी, माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। मृत्यु, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा उन्हें गोली मार दिया गया था। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? स्थापना, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। संविधान के लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग को यूपीएससी का वर्तमान स्वरूप मिला। संविधान में प्रावधान, अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग को रखा गया है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रकृति कैसी है? एक स्वायत्त ऑटोनोमस संवैधानिक निकाय। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आप याद कर लीजिए। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लक्ष्मी विश्वनाथन, लक्ष्मी विश्वनाथन का जन्म वर्ष 1943 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। मतलब लक्ष्मी विश्वनाथन चेन्नई, तमिलनाडु की थी। वे भारत की सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और नृत्य गुरु थी। लक्ष्मी विश्वनाथन का निधन वर्ष 2022 में हुआ। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एनबीपीडब्ल्यू जिसे
लोह युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म पोट्री माना जा सकता है का पूर्ण रूप है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। यह प्राचीन भारत की एक विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों पोट्री की शैली है। इसका समय काल लगभग 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी उत्तर लोह युग और महाजनपद काल। इन बर्तनों पर एक तरह की चमकदार काली या गहरी धूसर पॉलिश होती है, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, क्लियर है, जिससे वे धातु मेटल जैसे चमकते हैं। यह प्रायः कटोरे, थाल, विलासिता के बर्तन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। यह उस समय के शहरीकरण, व्यापार और सामाजिक स्तर का प्रतीक था। इसका प्रसार मुख्य रूप से गंगा घाटी और उत्तरी भारत में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार का। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण भाग। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता को रखा गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 वेरी इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार को रखा गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। इन्हें जरूर दोस्तों याद कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सत्य हैं? चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। दूसरा कथन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तीसरा कथन है, खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% ना होकर 3.9% थी। बाकी के दोनों ऑप्शन सही हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और तीसरा ऑप्शन भी सही है, खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति देखते हैं। भारतीय कृषि वृद्धि दर केवल 1.4% है। भारत का कृषि निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति में 48.15 यूएस बिलियन डॉलर है। खरीफ विपणन सीजन की बात करें तो भारत में 525.44 LMT लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माइकल फेराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1831 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी खोज माइकल फेराडे ने 1831 में की थी। माइकल फेराडे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1831 ईस्वी में प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि जब किसी चालक जैसे तांबे की तार के पास चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसी सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी। कबड्डी को 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा डिसिप्लिन के रूप में शामिल किया गया था। एशियाई खेल के बारे में जानते हैं। इनका आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA द्वारा हर 4 साल में किया जाता है। इसे एशियाड भी कहा जाता है। पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उद्घाटन 4 मार्च 1951 को हुआ था। कौन से स्टेडियम में? नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में। ठीक है। उद्घाटन करने वाले कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस आयोजन की मेजबानी
भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना खालिस्तान से क्रियान्वित की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2016 से। और योजनाएं देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 से क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से। 2015 में कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों ही वर्ष 2016 से। क्लियर है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये हम पढ़ चुके हैं वर्ष 2016 से। मतलब स्टार्टअप, स्टैंड अप और रोजगार तीनों एक जैसे ही हैं, तो तीनों कब से क्रियान्वित की जा रही हैं? 2016 से। याद रहेगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 से। प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना वर्ष 2016 से, ये भी वर्ष 2016 से। तो वर्ष 2016 में हमारी 4 योजनाएं क्लियर हो गई। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान वर्ष 2020 से। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लिखित की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 का मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। लेकिन 1962 में भारत को चीन युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध झेलना पड़ा। इन युद्धों के कारण सरकार को भारी युद्धकालीन व्यय और संसाधनों के पुनः आवंटन पर ध्यान देना पड़ा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख आर्थिक चुनौती थी। सही है? आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगू। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1918, इन्होंने मॉन्टेगू और चैम्सफोर्ड ने 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वही भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1928 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 को संशोधित करके 1935 भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल एमपीआई, इसका मतलब होता है गरीबों को केवल आय से नहीं बल्कि जीवन की कई बुनियादी आवश्यकताओं की कमी के आधार पर मापना। इसे नीति आयोग द्वारा 2021 में भारत में जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा। कब से जारी किया जा रहा है? 2021 से। ठीक है, और वर्ष 2023 में किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। इसमें 3 मुख्य आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र से। ठीक है, तो हरित क्रांति से एक क्वेश्चन आया है। इस प्रकार और भी क्रांति हैं जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य मछली उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और मुर्गियों की उत्पादकता से। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन विशेषकर फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर के
उत्पादन से। क्लियर है? तो इन क्रांतियों का अवश्य रूप से आप याद कर लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन इस सेक्शन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए तक। सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के रूप में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल है: संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली नवी महिला थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमा कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेरापूंजी और मौसिनराम। चेरापूंजी और मौसिनराम भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं। मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर माविन लिंगदोह। मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। क्लियर है? याद कर लीजिए, मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माविन लिंगदोह, राज्य की राजधानी है शिलोंग, और दो जगह चेरापूंजी और मौसिनराम सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान है जो मेघालय राज्य में स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कद्दू के पौधे को। कद्दू, खीरा, खरबूजा को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, खालिस्तान में आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, कथकली केरल का। क्लियर है? याद कर लीजिए, एक नृत्य से क्वेश्चन जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल से, ओडिसी ओडिशा से और कथकली केरल से। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। मदुरै षण्मुख वदविवु सुब्बुलक्ष्मी।